अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, खित्ते में अमन का मिशन फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीपाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें की हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक खित्ते में कशीदगी कम करने और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अमन व इस्तेहकाम के हवाले से सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत के दरमियान मुलाकातों में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मौजूद थे। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा दौरे पर पहले मरहले में हांगयू पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर हांगयू के नायब गवर्नर पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की याजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म लीजियांग से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ सी पैक फेज 2 के तहत पाकिस्तान में चीनी कंपनी के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे और मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अताउल अतारड़, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में शामिल हैं। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती मान सवाए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा सूबा यी जियांग के खूबसूरत शहर यांग पहुंच चुका हूं। अपने और वक्त के इस्तकबाल पर सूबा यी जियांग की क़यादत का मशकूर हूं। डिजिटल मईशत और IT में ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई में ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। चीनी सदर और चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राबिते में है। ईरान और अमेरिका बातचीत में पाकिस्तान ही बुनियादी सालिस है। ईरान के साथ डील ही हमारी पहली तरजीह चाहते हैं। ईरान के साथ मुआहदा तय हो जाए। मार्को रूबियो डील के लिए पुरुम्मीद हैं। कहा ईरान को फैसला करना होगा, प्लान बी भी मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आपने हुर्मुज़ में टोल या रुकावट कबूल नहीं। ईरान आपने हुर्मुज़ पर टोल टैक्स का निज़ाम लाना चाहता है। आपने हुर्मुज़ को खुलवाने में नेटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हुर्मुज़ को जल्द खोल दिया जाएगा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यूरेनियम अफजुदगी का मसला हल करना होगा। हमें इंतहाई यूरेनियम के मामले से भी निपटना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। अफसोदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकई कहते हैं सफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात गहरे और नुमायां हैं। ये नहीं कह सकते कि मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। कतरी वक्त ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से बातचीत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 साल पहले अमरीका एक मुर्दा मुल्क था और अब अमरीका की हर कोई इज्जत कर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान के पास ना एयरफोर्स है, ना ही नेवी। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर फौज है जिसका कोई मुकाबला नहीं। फेक न्यूज़ चैनल्स जंग से मुतालिक गलत खबरें दे रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा था कि चीन का तारीखी दौरा किया। सदर शी जिनपिंग से अच्छे आदमी हैं, उनसे मुलाकात हुई।
2 سال پہلے سعودی عرب امریکہ میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ ہمارے دور میں سعودی سرمایہ کاری کا حجم $18 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے اڑن تشتریوں سے متعلق خفیہ فائلوں کا دوسرا حصہ جاری کر دیا۔ نئی جاری ہونے والی UFO فائلز میں آگ کے گولے، ڈسکز اور شفا یابی سے متعلق غیر معمولی سبز روشنی کے گولے دیکھے جا سکتے ہیں۔ 222 فائلز میں لوگوں کو حوالہ جات شامل کیا گیا ہے۔ ایک فائل میں 1948 سے 1950 کے درمیان نیو میکسیکو کی خفیہ تنصیب میں مشاہدات اور تحقیقات کے 116 صفحات شامل ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے جاری فائلز میں ملٹری بیس کے قریب اطلاع کے 209 مشاہدات بھی شامل ہیں۔ اس متعلق امریکی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ عوام خود یہ سب دیکھیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ UFOs سے متعلق جاری پہلی قسط میں کسی اجنبی ٹیکنالوجی یا خلائی مخلوق کے وجود کا کوئی حتمی ثبوت نہیں دیا گیا۔ بنو کے علاقے میریان میں خفیہ اطلاع پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس اور CTD کی مشترکہ ٹیموں نے آپریشن علی الصب شروع کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق آپریشن کے دوران 10 کلو گرام وزنی دیسی ساختہ بم بھی برآمد کیا گیا، جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ حکام کے مطابق آپریشن کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی بھی ہوا۔ IGP خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے کہا، فتنہ الخارج اور امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا، خیبر پختونخوا پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے پاکستان کی تیار کردہ سالانہ رپورٹ متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے بتایا، رپورٹ علاقائی بحرانوں اور موضوعاتی امور پر کارروائیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ سالانہ رپورٹ شفافیت اور جواب دہی کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ رپورٹ میں عالمی تنازعات، امن و سلامتی اور انسانی بحرانوں کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ میں امن مشنز، تنازعات کے حل اور عالمی تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ انڈیا پروسیکیوشن ٹریکر کی رپورٹ نے مذہبی بنیادوں پر ہندوتوا انتہا پسندوں کے نفرت انگیز جرائم کا پردہ فاش کر دیا۔ انڈیا پروسیکیوشن ٹریکر کی رپورٹ کے مطابق 2026 کے ابتدائی 4 ماہ میں بھارت کی 8 ریاستوں میں ہندو انتہا پسندوں نے 13 مسلمانوں کو قتل کیا، جبکہ ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین نے ٹریکر نے ہجومی تشدد اور ریاستی عناصر کی بدولت مسلمانوں کے قتل عام کی نشاندہی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق جعلی پولیس مقابلوں، متنازع فوجی آپریشن، دوران حراست مشکوک ہلاکتوں اور ریاستی کارروائیوں نے 4 مسلمانوں کی زندگی چھین لی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کو بے دخلی، جبری نقل مکانی اور بنیادی شہری حقوق سے محرومی کا سامنا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور روزے افطار کرنے جیسے مذہبی فریضوں پر بھی گرفتار کیا گیا۔ متنازع اسپیشل انٹینسیو کے ذریعے 13 ریاستوں میں 56 ملین سے زائد ووٹرز بالخصوص مسلمانوں کو انتخابی فہرستوں سے نکال دیا گیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا ہے، حکمران طبقوں نے ہمیشہ ملک کے لیے اچھے امکانات کو ضائع کیا ہے۔ حکومت نے موجودہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کر کے عوام کے ساتھ مذاق کیا۔ لاہور سے جاری بیان میں لیاقت بلوچ نے کہا، پیٹرول ڈیزل کی قیمت 250 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے۔ عید کے موقع پر عوام کی ونڈو شاپنگ قوت خرید عملاً ختم ہے۔ حکمران طبقہ عوام کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے۔ توانائی بحران قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے۔ امریکہ کے لیے دوبارہ جنگ کرنا ممکن نہیں، اسے ایران سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام فیوچر آف ریٹیلنگ ان پاکستان کے عنوان سے ایک اہم سیمینار منعقد ہوا، جس میں کاروباری شخصیات، مارکیٹنگ ماہرین، ایگزیکٹو ممبران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔
सेमिनार की सदारत सदर फहीमुर रहमान सहगल ने की है, जबकि गेस्ट स्पीकर सलमान राव, आसिम जमील, रेहाना राजपूत, एम आकिफ चौधरी, शाहजहां और कमर जुल्फिकार राना और चेयरमैन मैप तारिक असमत ने पाकिस्तान में रिटेल इंडस्ट्री के मुस्तकबिल, डिजिटल मार्केटिंग, जदीद कारोबारी रुझानात और सरमायाकारी के मौके पर तफसीली गुफ्तगू की है। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के जरिए कारोबारी मैदान में नए मौके पैदा हो रहे हैं। सेमिनार में शुरका ने गहरी दिलचस्पी का इज़हार करते हुए सवालों जवाब सेशन में मेहमानों से मुफीद मालूमाती और रिटेल कारोबार में तरक्की के लिए रहनुमाई भी ली है। सेमिनार के इख्तिताम पर मेहमानों को एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गईं। कारोबार करें, कारोबार फॉर द सेक ऑफ योर इनकम, इसमें लालच का एलिमेंट निकाल दें, इसमें आप पैसा कमाने का शौक पैदा करें। जब शौक पैदा होता है ना, तो आप जो बाय हुक और बाय क्रुक का एलिमेंट अपने जहन से निकाल देते हैं। ये जो भी बातें हो रही है ना कि हम कारोबार करते हैं, क्वालिटीज और सर्विसेज घटा देते हैं, ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली बिजनेस मैन तो बन जाते हैं, बट बिजनेस माइंडेड नहीं बनते। वी हैव टू बी बिजनेस माइंडेड। जब आप बिजनेस माइंड बनेंगे तो 2-3 चीज़ें जो है ना उसकी बेसिक ये हैं। ये जो प्रोग्रेस है ना इन बिजनेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये ऑल ऑफ सडन चीज़ें नहीं मिलती हैं। सफायर, ये खाटी, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये निफ्स सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात है। तो इसके लिए आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए, स्ट्रगल चाहिए। आपको अपने पैशन को देख के अपनी सलाहियतों को साथ साथ बढ़ाना चाहिए। जो लोग जब ग्रो करते हैं ना तो अपनी क्वालिटी भी घटा देते हैं, सर्विसेज भी कम करते हैं। ये लोग बिजनेस माइंडेड नहीं होते। पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री जो नज़र नहीं आती, लेकिन जिस हिसाब से ये ग्रो कर रही है और ये फ्यूचर है। बाहर देखें, जिस तरह मैंने अपने स्पीच में भी कहा था, कनाडा में सबसे बड़ी रिटेल सेक्टर है। पाकिस्तान का भी सेक्टर भी रिटेल हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करना है। इंस्टीट्यूट को होना चाहिए जहाँ से इसके सर्टिफिकेशन हो, लोग जहाँ से ट्रेन होकर निकलें। बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को हमें कैप्चर करना है और यूथ को इस तरफ लेके आना है। दे वांट टू डू एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, जस्ट बी विद। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और भी आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग रिटेल में काम कर रहे हैं। रिटेल एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह के सेशन से आपकी यूथ को बहुत फ़ायदा होता है। इनफैक्ट हम जैसे स्पीकर्स भी जो हैं वो लर्न करते हैं एक दूसरे से। तो मुझे लगता है इस तरह के सेशंस और होने चाहिए, उन तमाम चीज़ों पे बात होनी चाहिए जो पाकिस्तान की ग्रोथ में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो वंस अगैन तारिक असमत का थैंक यू, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बहुत थैंक यू कि हमें मौका दिया बात करने का इन टॉपिक्स के ऊपर। ज़बरदस्त सेशन था रिटेलिंग के बारे में और इसमें के ब्रांड्स कैसे बनाए जाते हैं। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ब्रांड्स जो हैं वो शेल्फ के ऊपर बनते हैं, बिकॉज 80% डिसीजन वाज टेकन ऑन द शेल्फ, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड्स के लिए। हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मार्केटिंग कमेटी ने एक सेशन ऑर्गेनाइज कराया था इन कोलैबोरेशन विद मैप पाकिस्तान, जिसमें हमने फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग के बारे में गुफ्तगू की है। डिफरेंट मार्केटिंग गुरुज को, इंडस्ट्री लीडर्स को और कॉर्पोरेट सेक्टर को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था और इस तरह के सेशन मज़ीद होने चाहिए। जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो अपने अपने फील्ड के काफ़ी एक्सपर्ट थे और अपने अपने एंगल से उन्होंने बड़ा अच्छा ही उसको एक्सप्लेन किया। और मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर में भी और बाकी मार्केटिंग वालों को भी इस तरह के सेशन करते रहना चाहिए। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त था और ऐसे सेशंस होने ही चाहिए रेगुलरली, बिकॉज इतने तजुर्बेकार लोग बैठे हुए थे और सब हम एक दूसरे से सीख रहे थे। तो बहुत सी नई चीज़ें हमने सीखी हैं जो हमें पहले मालूम नहीं था। तो सीखने का प्रोसेस हमेशा कैरी ऑन होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसी मीटिंग्स, ऐसे सेशंस मुस्तकिल होने चाहिए ऑन रेगुलर। आज का जो रिटेल के फ्यूचर के हवाले से जो सेमिनार है, ये असल में है ही नई जनरेशन के लिए है। नई जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि रिटेल एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें ग्रोथ बहुत है। अब वो पुराना रिटेल नहीं रहा कि जी कोई 25-30 हज़ार 40 हज़ार वाले। अब तो कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 लाख रुपए पे करते हैं। आज हमने एक सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया था लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, जो कि फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग इन पाकिस्तान के टॉपिक पे था, जिसमें
हमारे पास इंडस्ट्री के रिटेल इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस जो स्पीकर्स थे, गेस्ट स्पीकर्स, और बहुत अच्छी उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस हुई रिटेल का, ऑनलाइन रिटेलिंग का और कन्वेंशनल रिटेलिंग के ऊपर बात की स्पीकर्स ने, और एजुकेट किया चैम्बर मेंबर्स को और पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से वो अपनी रिटेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ब्रांड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कंज्यूमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं राना महमूद अशरफ टिकट होल्डर NA73 और राना फारूक अशरफ टिकट होल्डर PP 50 डस्का ने ख्वाजा कलीमुर रहमान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PP UK के सीनियर एडवाइजर टू सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के एजाज में AFOHS क्लब गुलबर्ग लाहौर में जोहराना दिया है। तकरीब में साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी, लाहौर से सूबाई टिकट होल्डर सैयद उमर शरीफ बुखारी, अब्दुल कादिर शाहीन कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, अशरफ खान चौधरी, सजात नज़ीर, हक नवाज घुमन चौधरी, फवाज सुल्तान, अदील चौधरी मैनचेस्टर से, बाबा अयूब मेहर और सीनियर सहाफ़ी चौधरी खालिद कयूम समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत बगैर किसी एडवांस के मुफ्त में खवातीन को पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम कर रही है। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए शर्जीली मेमन ने कहा कि ये जदीद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके, उनकी सफरी मुश्किलात में कमी आए। उन्होंने बताया कि जिन खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम की जा रही हैं वो ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल कर चुकी हैं और उनके पास बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है। शर्जील मेमन ने कहा कि वो हल्फिया कहते हैं कि जिन खवातीन को स्कूटीज दी जा रही हैं वो उन्हें ज़ाती तौर पर नहीं जानते और ना ही उनसे किसी किस्म के वोट मांगे जाएंगे। मजीद बरा उनका कहना था कि पूरी दुनिया में सिंध वाहिद सूबा है जहां खवातीन को इस नौइयत की मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम की जा रही हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची में DHA फेज 1 में कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार रेड बस की जद में आकर 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। हादसे के बाद इलाके में खौफ और गम की फिजा फैल चुकी है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ खुर्रम शहजाद। मियाँ खुर्रम शहजाद, बताइएगा अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये डिफेंस फेज 1 का जो है ना मेन कोरंगी रोड पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 लड़के बाइक पे यू टर्न लेते हुए जो है ना रिक्शे से टकराए और रिक्शे से टकराने के बाद ये रेड बस के नीचे आ गए हैं। जैसे ही रेड बस के नीचे पिछला बैठा हुआ लड़का जो है ना आया, उसके बाद बाइक चलाने वाला लड़का फौरी मौके से फरार हो गया और इस वक्त जो है रेड बस का ड्राइवर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO डिफेंस अरशद जोगी फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हादसे के बाद अहले इलाका की बड़ी तादाद जमा हो गई और शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और हैवी ट्रैफिक की निगरानी मौसर अंदाज में करने का मुतालबा किया है। मियाँ खुर्रम शहजाद हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमीद लतीफ़ अस्पताल की जानिब से फैटी लीवर बीमारी से आगाही के हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक मालूमाती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मारूफ कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वसीम इकबाल ने खुसूसी खिताब करते हुए बीमारी की बरवक्त तशखीस, एहतियाती तदाबीर और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की अहमियत पर तफसीलन रोशनी डाली। इस मौका पर जावेद अख्तर और सैयद अलमदार बुखारी, काशिफ इफ्तिखार और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मालूमाती सेशन में प्रोफेसर डॉक्टर वसीम इकबाल और दीगर ने हमीद लतीफ़ अस्पताल, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के फ़रोग़ और आवाम में सेहत से मुतालिक शऊर उजागर करने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए आगाही सेमिनार्स के इनाकात को खुशाइंद करार दिया। सेशन में थे जो हमीद लतीफ़ ने अरेंज किया था फैटी लीवर के सिलसिले में, और इस पर जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है मेरे ख्याल में हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था
کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے نہیں تھے اور ہم انٹینشنلی اس کو ہم پرابلم کریٹ کرتے جا رہے تھے. لیکن اس کے سیشن ہونے کی وجہ سے آج ہم سب لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں, ہمیں ایک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہم نے لائف کیسے گزارنی ہے, کن کن چیزوں سے بچنا ہے. تو وی آر تھینکفل ٹو دا ڈاکٹر صاحب, ہی از ویری کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں ایک ٹائم دیا اور بڑا ڈیٹیل سیشنز کیا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ انہوں نے پریزنٹیشن دی ہو, انہوں نے ادر وے اراؤنڈ جا کے کوسچن آنسر سیشن میں بڑا اچھا کام کیا. ہر دوسرے تیسرے بندے کو لیور ٹرانسپلانٹ اور پرابلمس اور دوسرے اور خاص طور پہ جو ہے وہ فیٹی لیور کا پرابلم ہے, اور اس کے بعد یہ آگے شیپ اپ ہو جاتا ہے, چہرے بدل لیتا ہے, اور اس کے بعد بہت مسائل آتے ہیں. اس کی بہت اچھا اویئرنیس پروگرام حمید لطیف نے کیا, خاص طور پہ جمشید صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا, اور وسیم صاحب نے جو گائیڈنس دی ہے وہ اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو آئی وش دم بیسٹ آف لک. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی پروگرامس ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس پروگرام. آج کے سیشن میں کافی زیادہ چیزیں جو تھی وہ نالج والی تھی, کافی زیادہ چیزوں کا اپڈیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ تو یہ ہم وومینس میں جو فیٹی ہوتا ہے نا, فیٹ آ جاتا ہے, اور ہم وومینس ایسی ہیں اس چیز کو لے کے نا ایک دم سے ڈپریشن میں ہی چلے جاتی ہیں, نارمل نہیں لیتی. تو لیکن یہ چیز وہی سائڈ کے کہنے کے اکارڈنگ کہ ہر انسان کی جسامت اور ان کی کچھ بیماریاں اور ان چیزوں کو نا ڈفرینٹ لیتی ہیں. تو ہمیں آئی تھنک ڈاکٹر سے ریکمینڈ کرنا چاہیے, اور اچھے ڈاکٹر سے کرنا چاہیے, ایسے ہی کسی سے بھی نہیں. ادروائز آئی ایم اے ہینڈسم ینگ مین. تھینک یو ویری مچ. آپ نے کہا 1 منٹ کا ٹائم ہے اور کہنا مجھے بہت کچھ ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو ٹاپک تھا دیٹ واز اباؤٹ فیٹی لیور. تو جب ہم فیٹی لیور کی بات کرتے ہیں تو اس میں فیٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے, اور جب ہم فیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جنک فوڈ ہے جو ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں, پرٹیکولرلی ہماری ینگ جنریشنز, اس سے آنے والے دنوں میں اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ظاہرہ بڑھ جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی سمپل الفاظ میں, بہت ہی نپی تلی لینگویج میں, کوئی ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی بجائے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ بیسیکلی یہ فیٹی لیور ہوتا کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کو کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور اس کی کتنی قسمیں ہیں, اور اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہو رہا ہو یا الٹرا ساؤنڈ میں ڈائگنوز ہو جائے تو کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں پریکاشنز بتائیں, پرہیز بتائے کہ ان چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے. لائف سٹائل موڈیفکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. اس میں اگر آپ اپنی سلیپ ہیبٹس کی بات کر لیں تو وہ نیچرل فارم میں جانا چاہیے واپس, جس طرح عشاء کے بعد سونا, فجر کے بعد جاگنا. آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹوٹلی اس کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آ گئی کہ آپ مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنا ویٹ کنٹرول رکھیں, ہیلدی کھائیں, ضرور کھائیں, کیوں نہیں کھانا, ہر چیز کھانی ہے, ضرور کھائیں, ہیلدی کھائیں, لمیٹڈ کھائیں. چینی, شوگر اور اس کے بیوریجز وغیرہ, فاسٹ فوڈس, یہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. نیچرل ڈائٹ ضرور لینی چاہیے, ہر چیز لینی چاہیے جو ریکوائرڈ ہے. ایج کے اکارڈنگلی اس میں ضرور کچھ چینجز کرتی ہیں. دوسری, آپ کو اگر کوئی جیسے کسی کو شوگر ہے تو وہ نیچرلی اس میں تھوڑی بہت اگر چینجز آتی ہیں. لیکن ویٹ مینجمنٹ جو ہے نا, ویٹ اپنا ایک خاص جگہ پہ ویٹ رکھنا, یہ بہت ساری چیزوں سے آپ کو دور رکھے گا, یا اگر آپ کو چیزیں ہیں بھی تو اس کو مینیج کرنے بھی بہت آسانی کرے گی. اگر ناظرین, برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈز میں ہونے والی ایک اہم بحث کے دوران لارڈ قربان حسین نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری سفارتی کردار کو سراہا. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی مؤثر سفارتی کوششوں کے باعث جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہوا, جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی تفصیلات پر بھی کام جاری ہے. لارڈ قربان حسین نے کہا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں جس نے امن کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا. انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں لاکھوں افراد جنگ, بدامنی اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں, جبکہ اقوام متحدہ ایک بار پھر عالمی تنازعات کو روکنے میں غیر مؤثر ثابت ہوئی ہے. In recent months, the US and Israel have waged war on Iran without any reference to international law. Though, thanks to the efforts of Government of Pakistan, a ceasefire is agreed, while details of a peace agreement between US and Iran are still being worked out. The United Nations have proved to be irrelevant once again. India and Pakistan have fought 3 full-scale wars and many border clashes over Kashmir, and Kashmir remains one of the most militarized zones in the world. In May 2025, we saw another dangerous escalation with the cross-border strikes and civilian casualties. The ceasefire holds,
but this dispute is unresolved. What makes this issue different is the nuclear dimension. A single miscalculation on the line of control could escalate beyond regional control, with consequences for global health, climate, and economy. The consequences of a war between two nuclear countries, India and Pakistan, can be far worse than these conflicts. In conclusion, my lords, we can either invest in diplomacy now, or wait for the next crisis to invest in damage control. और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज। टीवी टुडे खबर